डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका व्यक्तित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक व्यक्ति के रूप में समाज में फैले अन्याय और दमन, जाति एवं छुआछूत, शोषण तथा अधर्म से डटकर मुकाबला किया। वह कभी भी थक कर या हार मानकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने हर समस्या को अपने तरीके से हल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आत्मविश्वास एवं आत्मशक्ति को ज्ञान तथा कर्म को समाज परिवर्तन के साथ जोड़ा। यही उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। डॉक्टर साहब जैसे असाधारण व्यक्ति ने जिस प्रकार जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसके स्पष्ट संकेत उनकी ब्रह्मकृति से प्रकट होते हैं। भीमराव जितना ब्राह्म रूप से गंभीर एवं कठोर प्रतीत होते थे, उतना ही वह अंतर्मन से कोमल एवं सरस थे। उनके साथ रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनकी डांट, डपटे और फटकारें ना सुनी हो, लेकिन उनकी उस डांट से भी उन लोगों को सीख मिलती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शरीर गोल और गठीला था तथा उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच थी। उनका शानदार ललाट उनकी महान महत्वाकांक्षा का प्रतिरूप था, जो प्रत्येक महत्ता प्राप्त व्यक्ति में पाई जाती है। डॉक्टर भीमराव बाहर रूप से तो कठोर थे, पर जब वे प्रसन्न हुआ करते थे तब उनका चेहरा किसी लाइट हाउस के समान चमकता था। थोड़ी सी उत्तेजना पर वे आक्रोश में फूट पड़ते थे। उनकी मेज पर सभी पुस्तकें व्यवस्थित ढंग से होती थी। वह पुस्तकें अगर जरा सी भी इधर उधर होती तो वे गुस्सा करने लगते और जोर जोर से चिल्लाते, कहाँ है वे कागज, किताबें, किसने उन्हें हटाया है? उनकी पत्नी व नौकर भयभीत हो जाते थे। पुस्तक मिलने के बाद जब उनके सामने रखी जाती तो वे बोल उठते, ओह, यहाँ है वह, कहाँ थी? थोड़ी ही देर में उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था और फिर वह शांतिपूर्वक अपने काम में लग जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि वह अहंकारी एवं कम बोलने वाले व्यक्ति थे। वे आने वाले मेहमानों की बातें और दुख भरी कहानियां बड़ी ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनते। उनका हृदय ऐसा कोमल था कि वे करुणामय स्थिति में पहुंच जाते और संवेदना प्रकट करते। वे दीन दुखी लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। वे वास्तव में उन सभी लोगों के कल्याण मित्र थे जो पीड़ित एवं शोषित थे। उनके विरोधियों ने उनका साथ कभी उदारता नहीं दिखाई। डॉक्टर अंबेडकर भी उनके प्रति उदारता का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी स्थिति देखकर ही व्यवहार करते थे। ऐसा माना जाता है कि अंबेडकर स्वभाव से जिद्दी भी थे। बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव बन गया था कि जिस बात को वह ठान लेते थे उसे करके छोड़ते थे, भले ही उस काम में कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। बचपन में एक बार तो वे अपने बड़े भाई आनंद राव से मूसलाधार बारिश में स्कूल जाने की जिद कर बैठे। मूसलाधार वर्षा में यदि उन्होंने स्कूल जाने की ठान ली तो पढ़ने चले जाया करते थे। किसी गलत बात के लिए जिद करना उनकी आदत न थी। न्याय और मानवीय अधिकारों की मांग पर डटे रहना उनकी जिद रहती थी। उन्होंने अछूतों के कल्याण की जिद ठान ली और उन्हें उनका अधिकार दिलवाया। उनकी जिद व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मानवीय उत्थान के लिए होती थी। जिद्दीपन तथा लचीलेपन का संबंधित रूप उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजनीति में उनकी सफलता का यही राज था। उनके व्यक्तित्व के बदलते रूप सदैव ही दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक उत्थान की दिशा में पाए जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुरुआती जीवन का रहन सहन बहुत ही सरल था। वे धनाभाव के कारण अत्यंत साधारण स्तर के व्यक्ति रहे। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता और किशोरावस्था में भी उनको कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई।
अपने विवाह तक उन्होंने चौल के एक कमरे में अपने जीवन का निर्वाह किया। उसी कमरे में घर परिवार का सामान, बकरी तथा अन्य सदस्य रहते थे। कमरे में जगह न होने की वजह से वे जमीन पे ही एक रजाई पर सोया करते थे। मिट्टी के तेल की टिमटिमाती लैंप की रोशनी में ही पढ़ा करते थे। बाद में जब 2 कमरे वाला घर उनके पिताजी ने किराए पर लिया, तब एक कमरे में घर परिवार का सामान और दूसरे कमरे में डॉक्टर अंबेडकर का अध्ययन कक्ष बनाया गया, ताकि वे घर की भीड़ भाड़ से अलग रहकर अध्ययन कर सकें। जब अंबेडकर बैरिस्टर बने और वकालत करने लगे, तब भी वे परिवार सहित उसमें गुजारा करते थे जिस चौल में वे रहते थे। वह किसी विद्वान बैरिस्टर के रहने लायक निवास न था। वह तो कूलियों, मजदूरों आदि श्रमिक जीवियों के रहने योग्य जगह थी, लेकिन अंबेडकर ने वहीं रहने में अपनी प्रतिष्ठा समझी। उस जगह रहने में वे प्रसन्न थे, क्योंकि वहां हजारों श्रमजीवी मील मजदूरों से उनकी मुलाकात होती थी और वह उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से अवगत होते रहते थे। वहां हजारों मजदूरों से उनका परिचय होता गया और बाद में वे उनके मजदूर नेता भी बन गए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में पढ़ने गए, तो वहां भी उनका रहन सहन साधारण था। उन्हें वहां साफ सुथरा तथा अच्छी तरह रहने का शौक हो गया था। अमेरिका में खर्चीली स्थान में न रहकर अंबेडकर को साधारण विद्यार्थियों के साथ रहना अधिक पसंद था, क्योंकि खर्च कम पड़ता था। लंदन में भी वे एक महिला के यहाँ अपने भारतीय साथी के साथ एक ही कमरे में रहा करते थे, ताकि खर्चा अधिक ना पड़े। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में उनका रहन सहन बड़ा ही सादा था। धनाभाव के होते हुए भी वह विचारों के धनी थे। कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर ने धनार्जन किया और सन 1935 से 36 के बीच बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, की दादर कॉलोनी में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन्होंने राजगृह रखा। अपने भवन का निर्माण करा के उन्होंने अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि जो उनके पूर्वज नहीं कर सकते थे। यह भवन उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई तथा परिश्रम और अपनी धर्म पत्नी के सहयोग से बनाकर दिखाया था। उन्होंने अपनी संतान तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, ताकि वे यह कह सकें कि वे धनी एवं सुशिक्षित माता पिता की संतान है। अंबेडकर ने स्वयं ही कितनी कठिनाइयों का सामना किया हो, पर उन्हें अपनी संतान की सुख सुविधा का पूरा ध्यान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजगृह का निर्माण अपने तरीके से करवाया था। वे एक अच्छे प्रोफेसर, बैरिस्टर और नेता के साथ साथ एक अच्छे इंजीनियर भी साबित हुए। प्रत्येक सुख सुविधा की दृष्टि से भवन का निर्माण किया गया। अंबेडकर ने अपने भवन को एक बहुत बड़ी होम लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया। जब उनके भारतीय तथा यूरोपियन विद्वान मित्र उस ग्रंथगार का अवलोकन करते थे, तब वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीमराव के ग्रंथ संग्रह के लिए 2 लाख रुपयों का प्रलोभन दिया और उसे खरीदना चाहा, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भी मूल्य पर अपने ग्रंथ संग्रह को बेचने से इनकार कर दिया।